हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। अगर बात करें तो ये टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज जो पढ़े थे उसी से कुछ मिलता जुलता। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता क्या है। ठीक है ना। तो देखेंगे क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल states that net electric field intensity at a point due to number of charges around it is equal to the vector sum of all the electric field intensities produced at that point due to इंडिविजुअल चार्ज। तो देखिए, विद्युतीय तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कि नंबर ऑफ चार्जेज के कारण किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है उनके वेक्टर सम के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। यानी इन हिंदी हम इसे कह सकते हैं कि कई आवेशों के कारण या कई आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु पर जो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होंगे वो अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होंगे उसके सदिश योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम समझते हैं इसको, एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट हमारे पास ये एक पॉइंट ओ है और इस पॉइंट ओ के आसपास में बहुत सारे चार्जेज रखे हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे मान ले रहे हैं चार्ज रखा है Q2, यहाँ पे मान ले रहे हैं चार्ज रखा हुआ है Q3, चलिए यहाँ पे मान ले रहे हैं चार्ज रखा है हमारा क्या, Q4। अब देखेंगे तो अब ये चारों चार्ज के कारण अगर पॉइंट ओ पर हमको कहेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो पहले आपको Q1 के कारण पता करना होगा, फिर Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण, फिर किसके कारण, Q4 के कारण। ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लेते हम लोग कि Q1 के कारण पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 है अगर, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए कहीं ना कहीं E1 की डायरेक्शन जो होगी वो इसी लाइन पर होगा आगे की ओर, क्योंकि यहाँ पे सभी चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, मतलब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं कहाँ होगा, आगे की ओर होगा। उसी तरह अगर हम बात करें कि चार्ज Q2 के कारण पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और इसका वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कितना होगा, E2 होगा, तो फिर E2 की डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसी लाइन पर देखिए आगे की ओर होगा। ठीक है ना। अगर उसी तरह से देख लीजिए Q3 के कारण मान लेते हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट O पर जो है वो हमारा क्या है, E3 है। ठीक है ना। फिर मान लेते Q4 के कारण अगर E4 है तो E4 की डायरेक्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम अगर ई से डिनोट कर दे तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। देख लीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ हो जाएंगे, पॉइंट ओ पर। ठीक है ना। तो क्लियर है, बहुत सिंपल सा है।
अगर देखा जाए तो ये टॉपिक सीधा आपको क्या करना है कि अलग अलग चार्ज यानी इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको पता कर देना है, फिर सबका वेक्टर सम क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर वेक्टर सम कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इसके लिए क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर कर क्या करते हैं, दिखा देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखेंगे अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स ए पर रखा हुआ है, देख लीजिए चार्ज कितना 5 माइक्रोकूलम का, बी पर रखा हुआ है -3.6 माइक्रोकूलम का, और कह रहा है क्या कि पॉइंट सी पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अब देखिए दो चार्ज है यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे, और ये दोनों के कारण किसी एक पॉइंट पर आपको निकालना है फील्ड की इंटेंसिटी। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया वो किससे रिलेशन रखेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे देखेंगे कि शीर्ष ए पे जो चार्ज है इसके कारण निकालना होगा सी पर, फिर बी के कारण सी पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और फाइनली फिर दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखें। तो वर्टेक्स ए पे जो चार्ज है इसको हम क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं, तो देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा +5 माइक्रोकूलम। क्यूबी की अगर हम बात करें तो -3.6 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्यूए और क्यूबी की वैल्यू तो हमको मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट सी पर निकालते हैं चार्ज क्यूए के कारण लेके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए। तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर लेंगे E1 से। तो E1 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह हम QA लिखेंगे, R स्क्वायर। तो देखिए पॉइंट ए से पॉइंट सी की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम वैल्यू सबका पुट करके क्या होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, QA कितना है 5 माइक्रोकूलम। कूलम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब देख लीजिए माइक्रो कूलम था तो इसको कूलम में बदलेंगे हम, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एसी कितना था 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में आप बदल देंगे तो ये 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि E1 की वैल्यू कितना होगी, तो चलिए आप सॉल्व करके देख लेंगे। वैल्यू होगा 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो अब तो ये हमको पता करना पड़ेगा कि E1 की डायरेक्शन क्या हो, क्योंकि जब तक हम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक वेक्टर सम निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अभी भी मैंने समझाया। तो देखिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, तो दूर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आएंगे। देखिए मतलब इस तरह से हम E1 के डायरेक्शन को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का क्या हो जाए डायरेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए अब E1 की डायरेक्शन को मैंने पता कर लिया, E1 की वैल्यू को पता कर लिया। अब अगला काम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इंटेंसिटी पॉइंट सी पर चार्ज किसके कारण, पॉइंट बी पे जो है उसके कारण, ठीक है ना। तो देखिए फिर लिखेंगे हम अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा सी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी। तो देखेंगे इसको हम E2 से डिनोट कर देगा, तो फिर E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब डायरेक्ट हम वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो चार्ज जो है हमारा पॉइंट बी पर उसका वैल्यू कितना है 3.6 इंटू, ऐसा करते हैं इसको, चलिए छोड़िए क्यू भी लिख ही दे रहा हूं, क्यू भी ओपन क्या हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। चलिए अब देख लीजिए, अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यूबी का वैल्यू 3.6 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है ना।
अब देखेंगे ये डिस्टेंस हमारा बी से कितना था 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे -2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.0 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब फिर बात करते हैं इसका डायरेक्शन का, E2 की डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज है E2। अब सोच रहा होगा कोई स्टूडेंट कि सर ये माइनस वाला साइन क्यों नहीं है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ कैलकुलेशन में हमको नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए नेगेटिव चार्ज की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज यहाँ जो बी पे है उसके कारण, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, सी से बी की ओर। सी से किधर होंगे, बी की ओर, ठीक है ना। तो ये मैंने दिखा दिया किसकी डायरेक्शन हो गया, A2 का डायरेक्शन देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, तो ये इतना जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा देख लेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। कोई दिक्कत देख लीजिए। अब तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यू पॉइंट सी पर पता चल गया है, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो भी पता चल गया, 180 डिग्री माइनस क्या हमारा थीटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ किसका यूज करते हैं, वेक्टर्स एडिशन का। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन जब हम चलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहां, पॉइंट सी पर, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए हमारा ए इज इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 180 माइनस क्या लिखेंगे थीटा, ठीक है ना। और देख लीजिए E इज इक्वल टू अब क्या लिखेंगे समझेंगे जरा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 180 माइनस थीटा हमारा क्या होता है माइनस cos थीटा, यानी यहाँ जो साइन हमने प्लस का लगाया था वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास E1 और E2 का वैल्यू तो मालूम है, cos थीटा का वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए E1 E2 का वैल्यू हमको मालूम है, cos थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, तो फ्रॉम द फिगर हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए फ्रॉम द फिगर cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए तो एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है B/H। तो कहीं ना कहीं ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो बेस का काम कौन करेगा BC और हाइपोटेनस का काम AC। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो B/H यानी 6/10 जो कि 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, E1 की वैल्यू हमने निकाल चुका है, यहाँ पे E2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और cos थीटा का वैल्यू हमको मालूम है। इन सभी वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में रखकर आप सॉल्व कर देंगे तो फाइनल जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएंगे वो 7.3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर क्या हो जाएंगे कूलम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।